दोस्तों, भाषा शिक्षण के संवाद मंच में आपका स्वागत है। आज की विशेष चर्चा में आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर राजभाषा के पद पर चयनित श्री पी चंद्र राव जी से हम भेंट वार्ता कर रहे हैं। पी चंद्र राव जी की भेंट वार्ता इसलिए विशेष खासियत रखती है कि आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर राजभाषा की चयन परीक्षा में इन्हें सर्वोच्च अंक प्राप्त हुआ है मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक, क्योंकि इनसे अधिक अंक वाली किसी से मेरी बात नहीं हो पाई है और संभवतः आपका ही है। तो मित्रों, शुरू करते हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका अब तक का सफ़र पढ़ाई लिखाई से लेकर के और इस यात्रा तक, इस मुकाम तक पहुंचने का कैसा रहा है। इनका घर का पुकार नाम शेखर है, तो मैं बीच बीच में इन्हें शेखर से संबोधित करता रहूँगा। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शेखर जी, आप दर्शकों को अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के शुरुआत आप कहाँ रहे हैं बताइए कि कैसे आपका रुझान इस तरफ आया, तो कृपया हमारे दर्शकों को आप बताएं। सर, मेरी मातृभाषा तो तेलुगु रही है, लेकिन मेरा जन्म यहीं पेनाल्टी में हुआ था और मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा हिंदी से ही की थी। हिंदी माध्यम ही रहा है शुरुआत तौर से ही। और माध्यमिक जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी तो मैंने शुरुआती तौर पर पीओ के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए, जो बैंक में अलग अलग बैंक में पीओ की वैकेंसी आती है, उसके लिए तैयारी मैंने स्टार्ट की थी। तो एमए के लिए जब मैंने हिंदी लेने का सुझाव मुझे मिला था, तो वहाँ से एक ऑप्शन ये था कि जनरल कंपटीशन में पीओ तो अप्लाई कर ही सकता हूँ, अगर मैं हिंदी ऑनर्स करता हूँ तो उसके लिए मैं एसओ यानी राजभाषा अधिकारी और अनुवादक के लिए एक अलग रास्ता भी खुल सकता है। इसलिए मैंने हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई भी की थी और इस साल आईबीपीएस 2023 में यह मेरा दूसरा प्रयास था। पिछले वर्ष भी मैंने दिया था और पिछले वर्ष मैंने इंटरव्यू तक भी गया था, 2 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। शेखर जी, एक चीज़ बताइए, चूँकि बहुत अच्छी उपलब्धि रही है, आप तेलुगु भाषी होते हुए भी, चूँकि बहुत बड़ा योगदान है भारत की राजभाषा हिंदी बनाने में, दक्षिण भारतीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, और आप चूँकि दक्षिण भारतीय संवर्ग से हैं, अर्थात तेलुगु वाली भाषा से हैं, तो हिंदी के प्रति आपका रुझान कैसे आया? ज़्यादातर लोग तो हिंदी भाषी हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा क्या कारण आपको दिखा कि आप हिंदी पढ़ने चल गए? सर, हिंदी पढ़ने के पीछे कारण यह था कि मैं जिस नैटी क्षेत्र में ज़्यादा तेलुगु मीडियम स्कूल है नहीं जी, तो शुरुआती तौर पर थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि घर में जो मैंने पहली भाषा सीखी थी वो तेलुगु थी और 1 से 3-4 साल यानी 3-4 कक्षा तक मुझे तेलुगु हिंदी ठीक से बोल नहीं पाता था, समझ जरूर जाता था, और जिस भाषा के डिफरेंस की वजह से मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनता। धीरे धीरे वो डिफरेंस कम होते गए, धीरे धीरे मैं बोलता गया। एक चीज़ बताइए, जैसे पिछली बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था और इस बार आप टॉप कर गए, तो ऐसी क्या कमी थी पिछली बार जिसके कारण आप रह गए थे? क्योंकि इसमें तो 0.25 भी बड़ा मायने रखता है, तो क्या कमी थी, आपने देखा था क्या? पिछले बार यह था कि तैयारी मैंने इस बार जितना ही पिछले बार भी किया था, लेकिन पिछले बार जो था मैंने गलती बहुत की थी एग्जाम्स में। जो 10 नंबर की राजभाषा में मैंने 2-3 राजभाषा गलत कर दी थी, जो कि बहुत आसान थे, और ग्लॉसरी जो कि मोस्टली सबको सही होना ही चाहिए, वो भी मैंने गलत कर दिया था, क्योंकि मैं हड़बड़ी में मैंने क्वेश्चंस का जो डायरेक्शन था वो नहीं पढ़ा था, उसके वजह से मैं समझ नहीं पाया कि वो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि परीक्षा में आप हड़बड़ाइए मत। दूसरी बात है, आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार पढ़ा हुआ आप गलत भी पढ़ जाते हैं। मुझे ये बताइए, बहुत सारे बच्चे यह जानना चाहते हैं कि आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो पद है, उस पद की जो परीक्षाएं होती हैं उसके बारे में ज़रा बताइए, कैसे होती हैं, क्या होती हैं, सिलेबस क्या होता है और कट ऑफ किस तरह से निर्धारित होता है? सर, आईबीपीएस राजभाषा अधिकारी की जो परीक्षा होती है वो 3 चरणों में होती है। पहली प्रीलिम्स है और दूसरी मेंस एग्जाम और तीसरी इंटरव्यू है। प्रीलिम्स की है कि 50 मार्क्स का रीजनिंग होता है, 25 मार्क्स का इंग्लिश होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, और 50 मार्क्स का करंट अफेयर्स होता है। इसको पार करने के लिए सबसे जो अभी आपने बताया 50 मार्क्स का रीजनिंग, 50 मार्क्स का करंट अफेयर्स और 50 प्रश्न होते हैं अंग्रेजी, 50 25 अंक होते हैं।
25 अंक होते हैं, मतलब 125 नंबर का आपका हो गया। ठीक है, ये जो रीजनिंग की होती है, रीजनिंग का बहुत लोग लेवल समझते हैं, मैं तो लेवल नहीं समझता। कारण क्या है कि रीजनिंग मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी है, वो छोटे बच्चे का बड़े बच्चे का अंतर नहीं रहता है। तो ये इसमें कितना कितना नंबर पाने से आप सफल हो सकते हैं? ये रीजनिंग की अगर बात करें तो अगर कोई 10-12 भी ला देता है 50 में जी, तो मोर देन वो सेफ स्कोर है। 50 में 12। अच्छा, और इंग्लिश में? इंग्लिश में वो साल दर साल वो इंग्लिश का कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, हाँ। क्योंकि कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं तो लेवल भी बढ़ते जा रहा है। हाँ तो 8, 8.5 अगर बिना डर के पास होना है हाँ, तो 25 में 10 अगर ला देते हैं तो मतलब उधर 8 आ गया, यहाँ 10, 18 नंबर हो गया। 18 नंबर में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरा फिर उसके बाद करंट करंट अफेयर्स में, हाँ उम्मीद से ज़्यादा हार्ड होते जा रहा है। जी। 50 में कट ऑफ 2 या 3 पर बनता है, लेकिन 2-3 भी बहुत कम ही लोग के आते हैं। बहुत लोग 2-3 भी कम लोगों के आते हैं। मित्रों ध्यान दें, तो एक चीज़ बताइए, टफेस्ट होता जा रहा है तो इसका पैटर्न क्या रहता होगा? पैटर्न सब आपको वो बैंक में जो है वो डेटाबेस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो अच्छा, जो याद करने से ज़्यादा बेहतर है कि थोड़े अंतराल, जैसे अभी कैंडिडेट जो है 1 महीने एग्ज़ाम बचा है प्रीलिम्स का, हाँ। 1 महीने पहले वो याद करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मतलब याद करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 महीने का समय ले, हाँ 1-2 महीने याद करें, 1 हाँ। महीने उसको रिवीजन करें, तब अच्छा। जाके आपको याद रह पाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, कोई एक प्रश्न याद है आपको कि ये इस तरह पूछा गया था करंट अफेयर्स में? हाँ सर, एक अभी हाल फिलहाल में अमेजॉन सर्विस जो थे किसी रिवर्स के थ्रू हाँ। डिलीवरी सर्विस अपनी स्टार्ट की थी। अमेजन ने भारत में हाँ। किसी नदी मार्ग से डिलीवरी सर्विस देना शुरू किया। इसका जवाब शेखर जी प्रश्न के मतलब इस साक्षात्कार के अंत में देंगे। क्यूरियोसिटी बनी रहनी मतलब चाहिए। एक ऐसा इसका क्वेश्चन था, उत्तर आप बाद में दीजिएगा, ठीक है? वही उत्तर है सर। मैं चाहूंगा कि दर्शक थोड़ा सा होल्ड करें। कोई और प्रश्न? अभी तो याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, आपको एक क्लू इन्होंने दिया है, नदी मार्ग वाला जो डिलीवरी है ये बाद में बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इस बार जैसे चूंकि आप 2 नंबर से चूक गए थे, तो इस बार फिर अपनी स्ट्रैटेजी में कोई परिवर्तन किया या स्ट्रैटेजी वही रही? स्ट्रैटेजी में थोड़ी परिवर्तन की थी। जी। पिछले बार मैं कहीं पे पढ़ाई नहीं किया था, हाँ। जनरल कंपटीशन के जी तो इंटरव्यू के लिए सिर्फ मैंने भाषा शिक्षण संस्थान के साथ जोड़ा था। जी तो अभी इस बार मैंने क्या किया कि पिछले बार जो हड़बड़ाहट में मैंने जो गलतियाँ जी, की थी हाँ। उस पर अपने कंट्रोल किया था। हाँ। और ये था कि जितना समय मैं मॉक टेस्ट में पूरा अभ्यास ये था कि मैंने अब मॉक टेस्ट में जितना हो सके हाँ। उतना अच्छा कर सकूँ, ताकि वहाँ पे मेरा नियंत्रण बने। मतलब यहाँ मॉक टेस्ट चलता था और मॉक टेस्ट की एनालिसिस दीपक सर खूब अच्छे से करते थे। और मुझे याद है दीपक सर जब एनालिसिस करते थे तो कई बार आप लोगों के नंबर कम आते थे तो आप लोग हताश भी हो जाते थे। तो उस हताशा से कैसे निकालते थे? हताशा इसलिए थे क्योंकि सर वो क्वेश्चन अगर ऐसे थे कि जो बन सकते थे जी, तो अगर जो हमें आया हुआ अगर गलत करते जी। थे तो वो हताशा होती थी। तो वो इसलिए उससे कि वहाँ दीपक पे सर गलत कैसे सहयोग करते थे आप लोगों को? क्योंकि कई बार मैं देखा हूँ आप लोग बहुत उदास हो जाते थे। तो चूंकि इनके प्राइमरी मेंटर दीपक सर रहे हैं और दीपक सर ने इन लोगों का काफ़ी सपोर्ट किया, यहाँ तक कि पार्टी में ले गए, चलो भाई आज वहाँ चलते हैं। इसमें देखिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जो मुझे लगता है कि पहली बात तो आपका मेंटल स्टेटस स्ट्रांग हो, उसके लिए आपका मेंटर भी ऐसा मिलना चाहिए जो व्यक्ति मानसिक रूप से आपको सपोर्ट करे। अगर टेस्ट में आप लग रहा है कुछ कमज़ोर हो रहे हैं तो कई लोग हताश हो जाते हैं। उस समय आपका जो मेंटर है जो आपका प्रशिक्षक है वह आपको होल्ड करे, आपको धीरज दे। तो कोई एक उदाहरण बताएंगे जब दीपक सर ने आपको एकदम होल्ड कराया, नहीं शेखर मैं हूँ ना? सर जब स्टार्टिंग पे मॉक्स चलते जी, थे, हाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करते थे, जी, तो अब स्टार्टिंग में कीबोर्ड पे आदत नहीं थी नीचे बैठ के करने की। हाँ तो लगभग 10 दिन ऐसा चला कि दो प्रश्न में से एक प्रश्न हम लोग अटेम्प्ट कर पाते थे, एक छूट जाता था। अच्छा, तो वहाँ पे सर बहुत हेल्प किए कि हाँ। धीरज बना के रखने बोले जी, कि अभ्यास करते रहे हो जाएगा। हाँ। और वही एक कारण था हाँ। जिसमें जो 20 लोग यहाँ से चयनित हुए, वही एक कारण था कि सभी 24 लोगों ने 20 या 24 24 लोग हैं भाषा 24 शिक्षण लोग के। चयन हुए। हाँ। मैक्सिमम सभी लोगों ने जी, दोनों ही डिस्क्रिप्टिव पेपर अटेम्प्ट किया था, दोनों अच्छा। प्रश्न अटेम्प्ट किया था। एक चीज़ और बताइए, चूंकि अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, मॉक टेस्ट के अलावा
हम लोगों ने जो आपको सपोर्ट किया था उसमें इंटरव्यू सेशंस काफ़ी चले थे, और इंटरव्यू सेशंस का, भाषा शिक्षण के इंटरव्यू सेशन का आपका अनुभव कैसा रहा है? इंटरव्यू सेशन यहाँ का काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जिस स्तर पर यहाँ पे प्रश्न बनाए जाते थे जी, उस स्तर पे वहाँ पे नहीं पूछे गए थे इस बार। अच्छा, पिछली मतलब बार जो आपको इतना हाई लेवल पे तैयारी करा दी गई थी कि आप लो लेवल में आराम से वो डर जवाब दे खत्म हो सकते गया थे, था। वो डर खत्म हो गया था। बिल्कुल सही है। चलिए शेखर जी, मुझे चूँकि दर्शकों से हम लोग जुड़े हुए हैं और दर्शकों को आपको यह बताना है कि अगर बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक पता नहीं कि ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या करना है, अभी 12th क्लास का भी रिजल्ट आया है और बच्चे कंफ्यूज हैं, जिससे भी पूछिए वह अलग अलग बातें करता है। तो चूंकि आपके पास दोनों भाषाओं की पकड़ है, तेलुगु की भी और हिंदी की भी, तो मैं चाहूँगा कि आप लड़कों को बताएं कि अपना करियर कैसे चुनें। ऐसा है कि सर एचएस के बाद ग्रेजुएशन में अगर कोई आर्ट्स लेना चाहता है, अगर वो बैंकिंग फील्ड में जाना चाहता है तो हिंदी ऑनर्स ले सकता है, क्योंकि बैंकिंग में जनरल कंपटीशन के थ्रू आप पीओ भी बन सकते हैं, और अगर आपके पास हिंदी ऑनर्स हुआ तो आप राजभाषा अधिकारी के लिए भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों मौके रहेंगे, और अनुवादक का भी एक तीसरा अपॉर्चुनिटी। हाँ, मतलब आप अनुवादक की भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, आप राजभाषा अधिकारी भी बन सकते हैं, और जनरल कंपटीशन जनरल मतलब आप PO भी बन सकते हैं। हाँ, एज ए ग्रेजुएट बैंक पीओ के लिए भी जा सकते हैं या अन्य कंपटीशन के लिए जा तो वहाँ से सकते हैं। आपके लिए 3 रास्ते खुल सकते हैं। जी, तो जो बालक या बालिकाएं अभी कंफ्यूज्ड हैं कि 12 के बाद क्या करें, उनके लिए शेखर जी का यह सुझाव बहुत अच्छा रहेगा। शेखर जी, एक चीज़ और बताइए, अब कुछ तीखे प्रश्न आपसे किए जाए। तीखे प्रश्न इस तरह से कि अब आप ज्वाइन करेंगे, तो एक चीज़ मुझे बताइए कि आप तेलुगु भाषी हैं, पश्चिम बंगाल में आप बसे हैं, अगर आपको केरल ट्रांसफ़र मिल जाए तो चूँकि मैंने सुना है दक्षिण भारत में कि हिंदी में कामकाज करने में थोड़ी अड़चनें आती हैं, तो क्या प्लान है आपका, कैसे कोप अप करेंगे वहाँ? सर वो भी दक्षिण भारतीय है, मैं भी दक्षिण भारतीय। जी जी, पहला प्रयास मेरा यही रहेगा कि क्या आराम से समझाऊं कि बिल्कुल अपनी भाषा में। यहाँ अगर मैं मेरी मातृभाषा तेलुगु जी। है, अगर मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ, जी। राजभाषा अधिकारी के रूप में चयनित हो सकता जी। हूँ, तो आपके लिए बस काम करना तो मुझसे भी ज़्यादा आसान हो सकता है। तो बिल्कुल। सरकार ने ऐसी सुविधा भी बना दी है कि जिससे अभी हिंदी में काम करना भी और आसान हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी तो कई सारे टूल्स आ गए हैं। देखिए शेखर जी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा इसलिए है, दक्षिण भारतीय होते हुए भी इन्हें पश्चिम बंगाल में और भी भाषाएं चुन सकते थे, आप बांग्ला भी पढ़ सकते थे, आप साइकोलॉजी भी पढ़ सकते थे, लेकिन आपने हिंदी को चुना क्योंकि लक्ष्य आपने पहले ही निर्धारित कर लिया था। शेखर जी, थोड़ा सा आपका फैमिली बैकग्राउंड भी दर्शकों को बताएं कि चूँकि हम सभी इंक्लूडिंग मी, हम सभी लोग जूट इंडस्ट्रियल एरिया से हैं। मान लीजिए अगर आप राजभाषा अधिकारी की तरफ नहीं बढ़ते तो फिर आप किस दिशा में फिर जाते? सर, पहली बात फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो पिताजी मेरे जूट मिल के वर्कर है जी और माताजी हाउस वाइफ है। जी एक दीदी है जी वो शादी हो चुकी है उनकी। जी और अगर राजभाषा अधिकारी नहीं बनता तो शुरुआत मैंने पीओ की तैयारी से ही की थी, जी, और लगभग उसमें भी मेरा चयन हो चुका था। इंटरव्यू में 4 नंबर की वजह से उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद एक नया किसी ने सुझाव दिया था जो जी। उनकी एसओ की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपने हिंदी ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन में, जी। तो आप राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने राजभाषा अधिकारी की तैयारी की। अगर मेरा चयन नहीं होता तो जीएसटी की तरफ दिखता, या अच्छा। उसमें भी नहीं होता तो पीओ में अपना लगा रहता। देखिए सबसे बड़ी बात है, बहुत लोग हताश हो जाते हैं। शेखर जी की बात सुनिए कि प्लान बी आपका हमेशा तैयार, और इन्होंने तो प्लान बी जीएसटी, प्लान सी भी तैयार कर रखा था कि मैं दोबारा पीओ बन के ज्वाइन कर लूँगा, बैंकिंग सेक्टर में जाना है। इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था। एक चीज़ और बताइए मुझे, जैसे मान लीजिए शेखर जी, मैं हमेशा जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं लोग, तो मैं उनसे जैसे अभी आपने देखा अभय जी आए थे, 1 वर्ष की नौकरी के बाद आए थे, और मैंने उनसे लोगों से भेंट मुलाकात कराई थी। आप जैसे सफल हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि भविष्य में अगर किसी को मार्गदर्शन की ज़रूरत हो और आपको कॉल करे, तो क्या आप राज़ी हैं कि ठीक है, अगर कोई मेरा मार्गदर्शन चाहता है तो मैं अवश्य दूंगा? क्या लगता है? जी सर, बिल्कुल। जितना मैं सहयोग कर सकूँगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसको मार्गदर्शन मिल सके। जी, नौकरी मिल गई,
नौकरी मिलने के बाद कुछ सपने सबके होते हैं, मैं ये करूँगा और मैं वो करूँगा। अब थोड़ा सा प्राइवेट ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हैं। नौकरी मिलने के बाद आपका अगला लक्ष्य या फिर आपकी कुछ ऐसी सोच हो जिसको आप पूरा करना चाहते हैं कि ठीक है अब मैं स्थापित हो गया, कुछ सोचा होगा? जी सर, अभी मुझे नौकरी ज़रूर मिली है सर, लेकिन पूरी तरह मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरा लक्ष्य आरबीआई या नाबार्ड या सीबी में किसी एक में जाना है। जी। लेकिन फिर भी लक्ष्य की बात करें तो पहला लक्ष्य ये है मेरा कि घर बना सकूँ अपना खुद का। जी, शेखर जी का घर, मुझे आशा है कि अगले वर्ष मई महीने में इनका घर बन जाएगा, हमारी दुआएं हैं। और दूसरा, इनका जो नाबार्ड और रिजर्व बैंक का सपना है तो उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे? जी सर, लगभग मैंने सिलेबस ख़त्म कर चुका है। तो लगभग सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, अब खाली आप रिवीजन करते हैं। तो मान लीजिए किस तरह से उसकी तैयारियां की जाती हैं, कुछ बताएंगे? जी सर, पहले तो 2015 तक जो आरबीआई था वो ऑफलाइन पेपर मिलता था। जी। तो 2015 तक ही ऑनलाइन पे उसका पेपर अवेलेबल है। जी। तो अभी कुछ हद तक पैटर्न चेंज हुआ है, तो पूरी तरह से तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ है जो पहले आती थी अभी नहीं आती है। जी जी, बिल्कुल सही। तो राजभाषा जो एसओ में आता है वही सेम रहता है, और इसमें आरबीआई एसओ से अलग ये है कि इसमें प्रीलिम्स का जो मार्क्स होता है वो ओवरऑल काउंट होता है। अच्छा, प्रीलिम्स का भी गिना जाता है? अच्छा। और बाकी सारा ही सेम है क्योंकि 150 नंबर का आरबीआई में प्रीलिम्स होता है, 50 नंबर तक उसका मेंस होता है और 35 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो तीनों चरण का मार्क्स इंक्लूड करके फाइनल मेरिट बनता है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा है। भगवान करें कि आपकी हर चाहत मिले। और एक और व्यक्तिगत सवाल मैं पूछूं, चूँकि जैसे ही मैं दक्षिण भारतीय नहीं हूँ, नॉर्थ इंडियन हूँ, तो हमारे यहाँ बच्चे की जैसे ही नौकरी लग जाती है, घर में शादियों की तैयारी होने लगती है। तो आपका विवाह प्लान कब का है? अभी नहीं सर, अभी तो 25 वर्ष का हूँ, अभी विवाह कोई। चलिए, मित्रों, शेखर जी की शादी में ज़रूर आइएगा, हम आप लोगों को इन्विटेशन देंगे। शेखर जी अपने तरफ से कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? सर, जो एसओ राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष मैसेज यही है कि प्रीलिम्स को सब लोग लाइटली लेते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए क्योंकि साल दर साल अंग्रेजी का स्तर भी बढ़ रहा है और उसका कट ऑफ भी बढ़ रहा है। करंट अफेयर्स याद करने से अच्छा आप ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दीजिए क्योंकि करंट अफेयर्स में लगभग 10% लोग प्रीलिम्स में बाहर हो जाते हैं। और आप जैसे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ मेंस की भी तैयारी करिए और लगभग 4 महीने अपने टाइपिंग को दीजिए क्योंकि आपका चयन टाइपिंग पर ही आधारित निर्भर रहता है। जो टाइपिंग कंप्लीट करेगा वहाँ पे अनुवाद के साथ उनका सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली फिक्स रहता है, हो सके। तो विशेष मैसेज यही है कि लगभग 4 महीने आप टाइपिंग पे दीजिए। ये मत सोचिए कि आप 30 की स्पीड में आप जाके वहाँ पे कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे जाके आपका स्पीड लगभग आधा हो जाता है क्योंकि आपको साथ साथ अनुवाद भी करना है। लगभग आप 40 की स्पीड लेके चलिए क्योंकि वहाँ जाएंगे तो आपको अनुवाद के साथ साथ टाइपिंग करने में भी कोई बिना रुकावट के आप टाइपिंग कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और ऐसे ही आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।